पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटे हैं। वहाँ के खेत उर्वरक नहीं हैं और इंडस्ट्रीज का तो कोई वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह आत्मनिर्भर हैं अपने विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के लिए, जो कि धार्मिक भी हो सकता है और एडवेंचरस भी। अन्य तरह के टूरिस्ट स्पॉट भी वहाँ पे मिल सकते हैं। कुछ देश जैसे कि बाली, मालदीव्स, जमैका, माल्टा, क्रोएशिया, थाईलैंड और आइसलैंड कुछ ऐसे देश हैं जिनका लगभग कारोबार उनके पर्यटन व्यवस्था पर चलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह शुरुआत से ही ऐसे आत्मनिर्भर थे, लेकिन वहाँ की सरकारों ने अपने अंदर छिपी खामियों को पहचाना और अपने बेहतरी को और निखारने के लिए कई काम किए और आज वो विश्व के सामने मिसाल पेश किया है। आइसलैंड एक देश है, छोटा सा देश है, जहां हर साल उनके जनसंख्या से कहीं ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो सोचिए कि वहां की इकोनॉमी पर्यटकों पर कितना निर्भर करती है और टूरिज्म किसी देश के इकोनॉमी को कितना संभाल सकती है, किसी देश के इकोनॉमी को कितना सपोर्ट कर सकती है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बिहार में कृषि और औद्योगिकरण पर बात की थी, जिनमें हमने कई ऐसे कारखानों और कृषि संयंत्रों के ठप होने की बात की थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के पर्यटन के बारे में, बिहार के 3000 साल पुराने इतिहास के बारे में। पर्यटन के लिहाज से बिहार धार्मिक तौर पर भारत के सबसे बड़े राज्य में एक है। एक बात जिस पर आंकड़ों के तौर पर सरकार गर्व कर सकती है वो ये है कि बिहार में विदेश से आने वाले सैलानियों की बात की जाए तो वह पिछले वर्ष यानी कि 2019 में लगभग 11 लाख है और राज्यवार सूची में बिहार का स्थान की बात करें तो वह 7वां है। बिहार, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गोवा से ज़्यादा विदेशी पर्यटक बिहार घूमने आए थे 2019 में, और ये बेशक हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन इसमें से ज़्यादा लोग सिर्फ बुद्धा सर्किट पर आए थे। बुद्धा सर्किट कहने का मतलब उन जगहों पर लोग आए थे जहां बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ अवशेष या धार्मिक स्थल हो। लेकिन इसके अलावा रामायण से जुड़े जगहों, महात्मा गांधी से जुड़े जगहों जहां जहां वो गए थे, जैन धर्म से जुड़े जगहों आदि जगहों पर पर्यटन ना के बराबर है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं, बिहार में 2019 में 3.3 करोड़ भारतीय बिहार घूमने आए। वहीं 11 लाख विदेशी लोग बिहार आए, जिनमें बोध गया में लगभग 2.5 लाख लोग और गया में लगभग 3.5 लाख लोग आए। कुल मिला लें तो 6 लाख लोग इन दोनों जगहों पे आए। और नालंदा की बात करें तो वहाँ 1.8 लाख लोग यानी कि लगभग 8 लाख लोग इन्हीं तीनों जगहों पे आए और तीनों जगह बुद्धा सर्किट पर आते हैं। इसके अलावा देश में 7 और सर्किट हैं, जिनमें जैन सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, गांधी सर्किट, इको सर्किट, सिख सर्किट और शिव शक्ति सर्किट आता है। लेकिन इन सर्किट पर आने वाले पर्यटकों की संख्या ना के बराबर है। एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ। पिछले साल बिहार की राजधानी में महज 11,468 लोग ही विदेश से आए। वहीं प्रसिद्ध सोनपुर मेला में महज 327 विदेशी लोग आए। यह आंकड़े हमारे गिरते साख को दिखाने के लिए काफ़ी है। बिहार में ज़्यादातर बौद्ध धर्म मानने वाले लोग आए हैं। इसके अलावा पर्यटन में हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया है कि जिससे विदेशी सैलानी हमारे ओर आकर्षित हों। हमने 350वां प्रकाश पर्व मनाया। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि बड़ी संख्या में सिख पर्यटक हर साल बिहार आएंगे घूमने के लिहाज से या अलग अलग तरीकों से, लेकिन इसके बाद व्यवस्था की बदहाली के कारण उसमें भी कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। हमने कई ऐसी गलतियां की जिससे हमारे पर्यटन को बूस्ट नहीं मिल सका, जिसमें खराब होटल, साफ सफाई की कमी और ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्याओं में से ये तीनों एक हैं। कुछ परियोजनाएं बनाई गईं, लेकिन धरातल पर वो भी कभी नहीं दिख सका। पर्यटन विभाग ने डबल डेकर बस चलाने की बात की थी, लेकिन बिहार की सड़कों पर हम अभी भी डबल डेकर बस नहीं देखते हैं। ये एक आध दो हैं, वो भी कोई नाम नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ पर भी
8 सीटर रोपवे बनाने की बात नीतीश कुमार द्वारा 2009 में की गई थी और यह कहा गया था कि यह 2010 में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आज 2020 है, 2020 आ चुका है और ख़त्म होने वाला है और अभी भी इसमें बनने में 2 साल का समय लग सकता है। कुछ लोग यह कहेंगे कि वहाँ पुराना रोपवे तो है, लेकिन आपको बता दें कि वह रोपवे कम से कम 50 साल पुराना है और मौसम की मार झेलकर वह जर्जर अवस्था में है। कोई भी अप्रिय घटना कभी भी वहाँ पे घट सकती है। इसके अलावा बिहार में एयर टैक्सी चलाने की बात भी 2009 में की गई थी। राज्य के विभिन्न जिलों को इससे जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन उसकी कोई सुगबुगाहट अभी तक नहीं है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी के स्टाफ आए दिन धरना करते हैं अपने पेरोल को लेकर, समानता को लेकर। एक आंकड़ा यह भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी के स्टाफ ने पिछले 2 साल में 5 बार स्ट्राइक किया है। इसके अलावा राजगीर, नालंदा और वैशाली टूर की भी घोषणा की गई थी, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका। गंगा पर क्रूज का परियोजना अपने बदहाली में है। एक समस्या यह भी है कि राज्य के एंट्री पॉइंट यानी कि बिहार की राजधानी पटना से अन्य पर्यटन स्थलों जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। हालांकि रोड हमारे पास बहुत अच्छे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर कोई इंसान मैं या कोई और पटना से मधुबनी जाता है तो उसे 7 घंटे का समय जरूर लगेगा। ये ऑन एन एवरेज है, लेकिन इसी दूरी को कवर करने का राष्ट्रीय आंकड़ा 3 से 4 घंटे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये हर साल होता है और इसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हमारा पर्यटन काफ़ी खस्ता हाल है। खस्ता हाली की एक मिसाल यह देखिए कि बिहार में मौजूद पर्यटक सूचना केंद्र बेहाल हैं और इस बारे में पर्यटन विभाग के निदेशक राकेश मोहन का मानना है कि इंटरनेट के ज़माने में लोगों के पास पर्यटक स्थलों की पर्याप्त जानकारी होती है, लिहाजा वो पर्यटक सूचना केंद्र जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। अब ऐसे में एक सवाल ज़रूर उठता है कि जब लोग यहाँ जाने की जहमत नहीं उठाते हैं तो ये पर्यटक सूचना केंद्र वहाँ पे क्यों बहाल किए गए हैं। बोधगया को छोड़कर बिहार के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर बेसिक सुविधाएं, बेसिक ज़रूरत की चीज़ों का सामान, खान पान, शौचालय मौजूद नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी का खंड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। 2019 में अगर आंकड़ों की बात करें विदेशी पर्यटकों का तो ये आंकड़ा 1.8 लाख का है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेंगी। स्ट्रीट लाइट रोड के किनारे आपको नदारत मिलेंगी, ना के बराबर मिलेंगी। गार्ड की कमी भी आपको यहाँ पर देखने को साफ साफ मिल जाएगा। टॉयलेट का भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। पर्यटन एक बेहतर उपाय हो सकता है अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमारे सरकार ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। हालांकि बुद्धा सर्किट पर कुछ अच्छे काम जरूर हुए हैं, लेकिन हमें इस बात से मुंह नहीं फेरना चाहिए कि यहाँ होने वाले डेवलपमेंट में जो खर्च आता है उसका एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म को मानने वाले देशों से आता है, हमें उनसे सपोर्ट मिलता है। हालांकि एक बात जो बिहार के फेवर में जाता है वह है यहाँ का बनावट, यहाँ से गुजरने वाली नदियाँ और राजनैतिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार का संपन्न होना। हमारे बिहार में 445 किलोमीटर गंगा बहती है और हम चाहें तो इसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप भी कर सकते हैं। इसे डेवलप किया जा सकता है। राजधानी पटना में गंगा के किनारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो कि बिहार के लिए नए दरवाजे जरूर खोल सकता है और हमें इससे काफ़ी उम्मीद है। हमारे सामने उड़ान भरने के लिए खुला आसमान है, तो हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऑप्शंस की जिससे कि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिले, जिससे पलायन में कमी आए। इसके लिए वाटर फ्रंट पर हम अमेजमेंट पार्क बना सकते हैं, चिल्ड्रन पार्क और छोटे छोटे जूलॉजिकल पार्क। वाटर सर्फिंग जैसे कामों से हम विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 445 किलोमीटर गंगा बहती है हमारे देश में। साथ ही साथ इसे रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकते हैं हम। गंगा पर क्रूज के आवागमन का रास्ता भी साफ किया जा सकता है, जिसे रोक दिया गया था, जिससे बिहार को काफ़ी डेवलपमेंट करने में
सहायता मिलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गंगा में कुल 2000 डॉल्फिन में से 1100 डॉल्फिन बिहार के गंगा में है और हम इससे भी आकर्षण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टूरिस्ट स्पॉट को और अच्छा बनाने के लिए। हम अपने कला, साहित्य और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें मॉडल विलेज बनाया जा सकता है। अपने कला के तौर पर हम मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि विश्व विख्यात है। इसे पहले से ही लोग विश्व में जानते हैं। बुनकरों की चीज़ों को हम सैलानियों के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे कि इसका वाइडर इम्पैक्ट पड़े, लोग इसे जानें। इसके अलावा कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। रहन सहन के लिए होटल की शानदार व्यवस्था होनी चाहिए, ये कि बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ और एयरपोर्ट बनने चाहिए बिहार में। हमारे पर्यटन स्थलों को और लोकल खान पान को देश विदेश में प्रमोट भी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पर्यटक सूचना केंद्र को सुचारू ढंग से चलाने की एक सख्त ज़रूरत है। जाते जाते आपको एक आंकड़ा बता देते हैं बिहार और उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में। पिछले कुछ समय में बिहार के टूरिज्म में 24% की गिरावट देखी गई है और हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में इसका 12% का ग्रोथ देखा गया है। और हमारे सबसे पड़ोसी यानी कि अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ के ग्रोथ रेट वहाँ के स्थापना के बाद से अभी 385% है। धन्यवाद।